एल्गोरिदम्स क्या होते हैं और इन फ्यूचर कौन से एल्गोरिदम्स आपके डिजिटल मार्केटिंग रैंकिंग एंड आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। You should take it slow. बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही किस नए नए जो अपडेट्स हैं रिगार्डिंग टू डिजिटल मार्केटिंग, इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा, चाहे वो एड्स हो, ईमेल मार्केटिंग हो, एसईओ हो, एसएमओ हो, पेड एडवर्टाइजमेंट हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, जो भी डिजिटल मार्केटिंग के ऑल मॉड्यूल्स और एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गूगल एल्गोरिदम्स के अपडेट के बारे में बताने से पहले मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पहले बताना चाहूँगा कि इसके अंदर कौन कौन से एल्गोरिदम्स आते हैं, उनके नाम क्या है और वो वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज के टाइम पर जब इंटरनेट हर टाइप से छाया हुआ है, हर जगह है इंटरनेट की मौजूदगी है इंडिया में, उस समय पर इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो ब्राउज़र है वो गूगल है। ठीक है, और गूगल एक आज के टाइम पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईटी कंपनी अपने इसी एल्गोरिदम्स के चलते हुए बन पाया है, और उसके जो तरीके हैं, उसका जो फ्री सोर्स ऑफ यूजेस है, उसकी वजह से वो इतना आगे बढ़ पाया। चाहे वो आपका एक जीमेल अकाउंट हो, आपके उसके अंदर की गूगल ड्राइव हो, या उससे रिलेटेड कोई सर्विसेज हो जैसे ब्लॉगर है, या उससे रिलेटेड आपका मैप्स है, उससे रिलेटेड आपका उसका क्या कहते हैं, ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, ये हर चीज़ वो इतनी इजी तरीके से देता है, इतना इजी उसका यूज़र इंटरफेस है कि हर कोई इसको यूज़ करता है। और एक बार यूज़ करने के बाद शायद ही कोई ऐसा यूज़र होगा मेरे हिसाब से जो या तो बिंग की तरफ जाए, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर की तरफ जाए, या फिर हम याहू की तरफ जाए, क्योंकि गूगल सारी सर्विस पहली तो चीज़ फ्री में देता है, सेकेंड थिंग ये सबसे बेस्ट देता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि गूगल के एल्गोरिदम्स किस टाइप से वर्क करते हैं। एक्चुअली गूगल के एल्गोरिदम्स होते क्या हैं? गूगल कुछ अपने गाइडलाइंस बनाता है अपने यूज़र्स के लिए, अपने मार्केटिंग को हैंडल करने के लिए, जिसे वो बॉट्स बोलता है, और उसे हम स्पाइडर भी कहते हैं, क्योंकि www एक वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, वो एक वेब है। और गूगल ने उसी को ध्यान में रखते हुए अपने क्रॉलर्स, यानी जो बॉट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर, जो अपडेट्स हैं, वो आपके वेबसाइट पर आकर आपके वेबसाइट की डिटेल्स लेता है और अपने स्टोरेज यूनिट्स में, अपने डेटा सर्वर्स में उसे जाकर स्टोर कर देता है, ताकि इन फ्यूचर आपके बारे में कोई आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई कुछ सर्च करता है तो वो चीज़ उनके पास पहुंच जाती है तुरंत, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो लेकिन इसके लिए गूगल को चाहिए था कि वो एक ऐसा चीज़ डेवलप करे जो आपके डेटाबेस तक जाए, और आपके डेटाबेस से वो चीज़ें लेके आए और उनके पास स्टोर करे। तो उन्होंने उस वेब पे चलने के लिए, स्पाइडर्स वेब पे जैसे क्रॉल कर सकती है, वैसे उनके पास जो क्रॉल करने के लिए चीज़ है उसे स्पाइडर कहते हैं। ठीक है, स्पाइडर एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, एक चिकी है, जो इतना छोटा होता है, मतलब एक माइक्रो नैनो कंप्यूटिंग सिस्टम है, जो आपके डेटाबेस पर आता है और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर ही सारा डेटा रीड करके वापस अपने गूगल के पास उसे स्टोर कर देता है। हाँ, आप बता नहीं सकते कि कब आपके पास वो गूगल का बॉट आया था, कब आपके डेटा को उसने रीड किया, कब उसने उसको स्टोर किया, बट एक बार जब रीड हो जाता है आपका वेबसाइट तो आप इजीली उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि अगर आपको ये जानना है कि गूगल के पास क्या मेरी डेटा इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, और इजीली आप अपनी कोई वेबसाइट खोल सकते हैं। जैसे मैं अपनी एक वेबसाइट का सैंपल देता हूँ आपको, www.yourmovieworld.com.in। ओके, सो सपोज दैट मैंने ये वेबसाइट ओपन करी, उसके बाद यहाँ पर जो HTTPS का ऑप्शन है उससे पहले मैंने लिख दिया कैश। ओके, CACHE कैश। ठीक है, उसके बाद मैंने डबल कॉलन ऑप्शन दिया और एंटर किया।
इसके बाद मुझे गूगल बता देगा कि मेरे डेटा को लास्ट बार गूगल ने कब रीड किया था। तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि 7 नवंबर को 10 बजकर 58 मिनट और 46 सेकंड्स पर मेरे पास उनका क्रॉलर आया था, और लास्ट उस दिन मेरे डेटा को उसने रीड कर लिया। ठीक है, मतलब मुझे पता है कि मैंने 7 तारीख तक जो भी पोस्ट अपनी वेबसाइट में डाले थे, वो गूगल को भी पता है कि वो पोस्ट मैंने डाल चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर 7 के बाद मैंने कोई चीज़ अपने वेबसाइट में डाली है, तो वो चीज़ गूगल नहीं पता पर कर पाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपका स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करता है। ओके, तो जैसे मानिए मैंने यहाँ पर सर्च किया योर मूवी डॉट कॉम, एंड मैंने इसे सर्च कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे वेबसाइट पर गया और मेरे वेबसाइट ओपन हो गई, लोड हो गई। ठीक है, अब इसके आगे जो ये HTTPS लिखा हुआ है, इससे आगे जब मैं CACHE कैश का ऑप्शन डाल के कॉलन डाल के एंटर करूँगा, तो ये डेटा हमारे सामने आएगा। ये डेटा जो लिखा हुआ इसकी हेडिंग्स में आपको दिखेगा कि गूगल के जो कैश सिस्टम है वो आपके वेब पेज पर लास्ट टाइम 7 नवंबर को आया था, इतने बजे आया था और इतने सेकंड पे आया था। ये कुछ सेकंड्स, नैनो सेकंड्स, मिनी मीन्स कि 1 सेकंड से भी कम टाइम में आपका डेटा रीड कर लेता है। तो मीन्स 7 तारीख तक जो मैंने डेटा इस पे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया था, वो सारा इन्फॉर्मेशन गूगल के पास मौजूद है उसके डेटा सिस्टम में। एंड इससे एक चीज़ और प्रिवेंट हो जाती है कि आपका जो डेटा है वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता। इन केस मानिए आपने 7 तारीख को एक ब्लॉग डाला और 8 तारीख को किसी ने उसे कॉपी कर लिया। ठीक है, तो जो पहले रीड करेगा, जिस वेबसाइट पर वो ब्लॉग पहले रीड होगा, उसे ही गूगल उसे मानेगा कि हाँ ये इसका डेटा है। ठीक, यहाँ पर ये चीज़ आपको दिख रही है। अब इससे हमारा कंटेंट डुप्लीकेसी होने से बच जाता है इस क्रॉलर की वजह से। क्योंकि पहले के टाइम पर जब गूगल नया नया आया था, तो उस टाइम कॉपी का और डुप्लीकेशन का बहुत इशू होता था कि जो लिखता था उसका वो डेटा रह नहीं जाता था, क्योंकि गूगल जिसके पास जल्दी पहुंचा वो गूगल हर एक को उसका मालिक बना देता था। ठीक है, उसे पता ही लगता था कि एक्चुअल में इसका मालिक है कौन। ठीक है, इसीलिए गूगल ने ये थ्योरी, ये एल्गोरिदम निकाला कि हम डेटा कैश करेंगे। डेटा कैश करने से जो डेटा हमारे पास पहले पहुंचेगा वही उसका मालिक होगा। ठीक है, जैसे कि मानिए आप एक वकील के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये मेरा पेटेंट है, ये मैंने कुछ इन्वेंट किया है और मुझे इसके ऊपर क्या कहते हैं अपना कॉपीराइट चाहिए। ठीक है, तो मानिए एक और कॉम्पिटिटर है और वो भी जाता है साथ में कि नहीं सर ये मैंने बनाया है। ठीक है, तो ये तो ह्यूमन है, यहाँ पर जज के भी कह सकता है कि यार चलो आप दोनों में से पहले मुझे ना अच्छा जो सही फीचर्स बता देगा वो उसका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है, वो अपने तरीके से जांच कर सकता है। बट बेसिक यही रहता है कि जिसके पास जो पहले गया है, जिसने जो ये प्रूफ दिखा देगा कि उसके पास वो चीज़ पहले से मौजूद है, वो जीत जाता है उस केस को। तो इस केस में भी यही रहता है कि जो पहले जिसकी वेबसाइट पर गूगल आ गया, वो क्या कहते हैं उस चीज़ का मालिक हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि यार मैंने आज 7 तारीख को आज डाला है और कल कोई 8 को आया और उसने मेरा कॉपी किया डेटा, और क्या कहते हैं मेरा कॉपी करते ही उसका जो वेबसाइट है वो जल्दी कैच हो गया, उसका तुरंत का तुरंत कैश हो गया, उसी दिन कैश हो गया, और आपके पास क्रॉलर आने में 1 हफ्ता लगा दिया था। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप कहेंगे कि यार मेरा तो जबकि ये तो मेरा आपका कंटेंट था, बट यूज़र को तो नहीं पता ना कि क्या कहते हैं गूगल को तो नहीं पता ना कि ये उस कंटेंट आपका है, आपने लिखा था। ठीक है, तो उन केस में आपको वेब मास्टर टूल का यूज़ करना चाहिए। वेब मास्टर टूल के अंदर जाके आपको जब भी कोई ब्लॉग, कोई नया पोस्ट, कोई इमेज, कुछ भी आप उस पर पोस्ट करते हो, तो उसे प्लीज़ हमेशा कॉपी करके वहाँ ज़रूर सबमिट कर दे, ताकि गूगल उसे जल्दी रीड करे। एक तो उसके पास एक नोट मिल जाता है कि इसने हमें रिक्वेस्ट डाली थी कि मेरा डेटा रीड करो। ठीक है, गूगल फिर चेक करेगा जाके कि अच्छा इसने पहले डाला था मेरे पास रिक्वेस्ट की, हाँ
इसने मेरे पास पहले डाला था कि इसके पास डेटा है, इसने मुझे पहले रिक्वेस्ट डाली थी कि आप मेरा डेटा रीड कीजिए, ये मेरा डेटा है, तो गूगल उस बिना पर आपको उस कंटेंट का मालिक बना देगा और जिसने आपका कॉपी किया था उसे पेनल्टी चार्ज कर देगा। पेनल्टी दो टाइप की होती है, एक नॉर्मल जो रैंकिंग गिरा देती है, दूसरी जो अगर आप लगातार गूगल के कहने पर, गूगल के एल्गोरिथम के हिसाब से आप कॉपी करते जा रहे हैं, कॉपी करते जा रहे हैं, तो गूगल एक टाइम पर आकर आपकी वेबसाइट को बंद कर देगा, क्योंकि आप उसके गाइडलाइंस के हिसाब से वर्क नहीं कर रहे। तो इन्हीं गाइडलाइंस को हम गूगल एल्गोरिदम्स कहते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारे जो गूगल के मोस्ट इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम्स है उन्हें बताता हूँ, क्योंकि गूगल हर रोज़ नए नए अपडेट्स लाता ही रहता है, नए क्या एल्गोरिदम्स लाता ही रहता है, बट ज़रूरी नहीं है कि सारे गूगल एल्गोरिदम्स आपके काम के हों और आपके काम पर इफेक्ट करते हों। इसीलिए कुछ बड़े बड़े एल्गोरिदम्स ही हैं जो आप जिनमें अपडेट आने पर आपके रैंकिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है, ठीक है। तो अब पहला अपडेट जो आता है वो है पांडा अपडेट, ठीक है। पांडा अपडेट जो है वो आपके ना वेब पेज के क्वालिटी स्कोर, क्वालिटी जो होती है वेब पेज की, उसको ध्यान में रखकर उसके हिसाब से चीज़ें वर्क करवाता है, ठीक है। अब इस स्कोर के अंदर अगर मैं बोलूं कि क्या कहते हैं ये आप पूछेंगे कि ये वेब पेज का क्वालिटी स्कोर क्या होता है, तो वेब पेज का क्वालिटी स्कोर वही होता है कि आपके पास यूज़र आप उसमें किस क्वालिटी का वर्क करते हैं। अगर आप डुप्लीकेट कंटेंट डालोगे अपने पेज के अंदर तो ऑब्वियस है कि क्वालिटी स्कोर गिर जाएगा, ठीक है। क्वालिटी स्कोर के गिरने से आपकी जो रैंकिंग है वो भी गिर जाएगी, इससे जो कोर है, रैंकिंग फैक्टर है, उन सब पर इफेक्ट पड़ेगा, आपके बिजनेस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, आपके एसईओ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 2003 में गूगल पांडा अपडेट आया था, ठीक है। उससे पहले ये चीज़ नहीं अवेलेबल थी। सो गूगल पांडा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर वेब क्वालिटी। अगर आप गूगल पांडा के अब गाइडलाइंस को पढ़ेंगे जाकर तो आपको पता लगेगा कि उसने क्या क्या गाइडलाइंस बनाई है और किस हिसाब से वर्क करता है। बेसिकली एक आपको मैं गाइडलाइंस के हिसाब से एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि गूगल गाइडलाइंस के पांडा रिगवेल के हिसाब से आपके 3 वर्ड्स लगातार मैच नहीं होने चाहिए, ठीक है। इन एज अ कीवर्ड मैच कर सकते हैं आप, लेकिन उससे भी वो एक डुप्लीकेसी में ही लेता है। लेकिन अगर आप जैसे मानिए आप बेस्ट शूज़ इन 5000 लिखते हैं तो ये एक कीवर्ड बन गया, बट ये आप एक कीवर्ड या दो कीवर्ड या 5 ही कीवर्ड एक कंटेंट में यूज़ कर सकते हो, राइट। आपने अगर 10 15 20 कीवर्ड जहाँ डाल दिए वहीं आपका कीवर्ड स्टफिंग के रूल के अंदर आ जाएगा वो, और उसे फिर से पेनलाइज या बैन किया जा सकता है वेबसाइट को। सो पांडा अपडेट आपके क्वालिटी पेज स्कोर को ध्यान रखता है। सेकंड है पेंगुइन अपडेट। पेंगुइन अपडेट जो है वो आपकी डाउन रैंकिंग को ध्यान के बारे में बताता है, ठीक है। ये प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स जो आपके होते हैं, जब आप एक लिंक लेते हैं, आप कहीं जैसे मानिए, अब लिंक बिल्डिंग क्या होती है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। लिंक बिल्डिंग होती है कि आप अपने वेबसाइट के लिए, उसके लिए उसकी रैंकिंग बढ़ाने के लिए, उसकी रैंकिंग ऊपर करने के लिए अगर अपना लिखा हुआ कंटेंट किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या थर्ड पार्टी ब्लॉगिंग वेबसाइट के पास जाकर सबमिट करते हैं तो उसके बदले गूगल एक वो वेबसाइट आपको एक लिंक प्रोवाइड करता है। वो लिंक दो टाइप के होते हैं, एक होता है डू फॉलो, एक होता है नो फॉलो। मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको नो फॉलो डू फॉलो के अंतर डिफाइन कर दूंगा कि इसमें क्या डिफरेंस है और कौन सा अच्छा होता है कौन सा नहीं अच्छा होता और क्या इनकी क्या खासियत होती है और किस हिसाब से ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो गूगल आप वो वेबसाइट आपको एक डू फॉलो नो और नो फॉलो लिंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वो जो लिंक होता है वही हमारे वेबसाइट की रैंकिंग को मैनेज करता है, ओके। सो मानिए आपने एक ब्लॉग लिखा रिगार्डिंग योर सर्विस और प्रोडक्ट और उसे आपने ब्लॉगर या वर्डप्रेस की फ्री वेबसाइट पर जाके पोस्ट कर दिया। उसके बाद आपने उसके बाद अपने कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट से रिलेटेड उस पर हाइपरलिंक लगा दिया, उस कीवर्ड के ऊपर जो भी कीवर्ड आप टारगेट कर रहे थे उसकी उस ब्लॉग के अंदर, ठीक है। तो आपको एक बैकलिंक मिला। सब आज से मतलब जब गूगल आया था उस टाइम ये एल्गोरिदम नहीं था, इसलिए लोग क्या करते थे कि हर जगह लिंक लगा देते थे, ऊपर से नीचे तक 50 लिंक, ठीक है। तो गूगल इस चीज़ को सही नहीं बोलता, उसे पता ही नहीं लगता, क्योंकि मानिए एक क्रोलर आया, उसने पहला लाइन पढ़ा, दूसरा लाइन पढ़ा, तीसरी लाइन पे लिंक लगा हुआ, तो तीसरी लाइन पे क्लिक होकर उस वेबसाइट पे पहुंच जाएगा तुरंत,
ठीक है। फिर वो वापस आया आपकी वेबसाइट पर पढ़ने के लिए, चौथा पढ़ा, पांचवा पढ़ा, फिर उसको दूसरी लिंक मिल गई। तो ऐसे में गूगल परेशान हो जाता है, गूगल का जो स्पाइडर होता है परेशान हो जाता है कि यार एक्चुअल में ये वेबसाइट किसकी है, कहाँ से इसको लिंक मिल रहा है। वो चीज़ कंफ्यूज ना हो, इसीलिए गूगल ने पेंगुइन अपडेट बनाया, जो आपकी रैंकिंग को बिल्कुल जस्टिफाई करके एक रैंक प्रोवाइड करता है, एक नंबर प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसके हिसाब से आप उस कीवर्ड पर, उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर जिस पर आप काम कर रहे हैं, उस पर ऊपर और नीचे आपकी रैंकिंग होती रहती है, ठीक है। तीसरा है हमिंग बर्ड, ठीक है। हमिंग बर्ड एक, वैसे ज़्यादातर जो गूगल के अपडेट्स हैं वो एक बर्ड्स और क्या कहते हैं एनिमल्स के नाम पे रखे रखे हुए हैं, ठीक है। सो तीसरा है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड एक एसईओ रिलेटेड अपडेट है, ठीक है। इस अपडेट के अंदर आपको वर्ड्स का जो नेचर है, वर्ड्स का जो यूजिंग है, उसे ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आप पोर्न रिलेटेड, आप सेक्सुअल रिलेटेड वर्ड्स अपने कीवर्ड्स में यूज़ करते हैं तो जल्दी से आपको रैंकिंग नहीं दी जाती, क्योंकि उसे एक सपोज उसे एक एक्चुअली उसे एक ब्लैक एसईओ टाइप वर्क कहा जाता है। ब्लैक हेट भी मैं आपको समझा दूंगा, तीनों टाइप्स के एसईओज में आपको, जो एसईओ के तरीके होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ एसईओ होते हैं, वाइट हैट, ग्रे, ब्लैक है, ठीक। मैं इनके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो अभी मैं बात कर रहा था हमिंग बर्ड की। तो हमिंग बर्ड में जो वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, उस वर्ड को बहुत ध्यान से यूज़ किया कीजिए। इसीलिए जब आप कंटेंट लिखवाते हैं किसी से, तो वो कहता है कि ये जितने हार्ड वर्ड मैं यूज़ करूँगा, जितने बड़े वर्ड यूज़ करूँगा, जितने गूगल मतलब सॉरी आपके ऑक्सफोर्ड के वर्ड्स यूज़, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसके जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं उनको यूज़ करूँगा, तो उस हिसाब से आपका कंटेंट का रेट बढ़ जाता है। आप बाहर अगर किसी कंटेंट राइटर से लिखवाते हैं तो फ्रीलांस पे, तो आप ये जानते होंगे कि कई बार आप एक वर्ल्ड ब्लॉग के कोई आपसे 500 चार्ज करता है, कोई अगर उससे अच्छा लिखना जानता है तो आपसे 1000 चार्ज करता है, कोई उससे भी अच्छा लिखता है तो आपसे 2000 चार्ज कर देता है पर 1000 वर्ड, ठीक है। तो वो इसी पे डिपेंड करता है कि उसकी वर्ड की जो कैपेसिटी है, उसका जो वर्ड का क्वालिटी है, वो वर्ड की क्वालिटी कैसी रखता है, और कहीं पर डुप्लीकेसी नहीं देता उस कंटेंट के अंदर। तो ये आ गया आपका हमिंग बर्ड, उससे रिलेटेड। ये हर जगह काम आएगा, आपकी इमेज तक में ये चीज़ आती है, क्योंकि गूगल को इमेज समझ में नहीं आती कि आप अगर एक इमेज डाल देते और इमेज का नाम जस्टिफाई नहीं करते उसके अंदर, जब आप वेबसाइट में उसे या ब्लॉग में उसे मेंशन कर रहे हैं, तो आपके ज़रूरी रहता है कि आप एल्ट टैग जरूर लगाएं, उसको जरूर बताएं गूगल को कि गूगल ये वेब इमेजेस इस चीज़ से रिलेटेड है, और ये वेबसाइट इसे आप अपने पास रख लीजिए अपने डेटाबेस में, क्योंकि गूगल को नहीं पता कि इमेज क्या है। गूगल के एल्गोरिदम्स इमेज रीड नहीं करते, वो वर्ड रीड करते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको जब आप इमेज भी डालते हैं उस टाइम पे भी आपको वर्डिंग्स का ध्यान रखना होता है कि आपने सही चीज़ बताई है। कहीं आप, कई बार लोग क्या करते हैं कि वर्क वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मैं हूँ, मैंने मान लो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस, बट मैंने लिखा हुआ है कि मैं सॉफ्टवेयर बेचता हूँ डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, तो ऑब्वियस है वो चीज़ ना भटका रही है यूज़र्स को भी और गूगल को भी। तो वहाँ पर वो हमें पेनल्टी फिर से दे सकता है और पेनलाइज भी कर सकता है। तो ये था हमारा हमिंग बर्ड। उसके बाद हमारा आता है मोबाइल रिलेटेड अपडेट, क्योंकि आज के टाइम पर ऑलमोस्ट 70 to 80% यूज़र्स फ़ोन पर ही इंटरनेट यूज़ करते हैं। लैपटॉप और मोबाइल की, लैपटॉप और कंप्यूटर के यूज़र्स बहुत कम हो गए हैं। बेसिकली लैपटॉप और कंप्यूटर ऑफिस में यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद जो आपका यूज़र है, जो आपका कस्टमर, सॉरी, जो आपका कस्टमर है, वो तो आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो मोबाइल से ही परचेज कर रहा है, क्योंकि कोई बैठकर पूरे दिन, एक दिन बैठकर कंप्यूटर ओपन करके उस पर सर्च करना, वो आपको शायद उससे 10 से 15% ही प्रॉफिट मिलता होगा, उसके अलावा सारा मोबाइल ही लेके जाता है। सो जब भी आप वेबसाइट बनाओ उसे रिस्पॉन्सिव बनाओ, उससे रिलेटेड भी अपडेट है। अगर आपकी वेबसाइट क्या कहते हैं इससे रिलेटेड अपडेट नहीं है तो इसकी रैंकिंग गिर सकती है। ये चीज़ गवर्नमेंट वेबसाइट्स नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि यार मैं चाहे अच्छा बनाऊं या मैं रिस्पॉन्सिव बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि उनका एक तो डेटाबेस बहुत बड़ा होता है, ठीक है। उनके डेटा से में आपको कुछ भी मिल सकता है, जो जिस भी डिपार्टमेंट से वर्क करता है, तो उनका डेटाबेस इतना बड़ा होता है कि वो मोबाइल पे लाने नहीं चाहते, ठीक है। तो आजकल तो वैसे क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी ऐप्स में आने लग गई है मोबाइल में, बट और क्या कहते हैं वेबसाइट्स को यूज़र फ्रेंडली बनाने लग गई है, बट पहले ऐसा नहीं था। आप अगर मानिए आपने अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और आप ऑनलाइन जाकर अपने रिजल्ट को चेक कर रहे हैं कि रिजल्ट आया है कि नहीं आया, या फिर आप कोई फॉर्म भरना चाहते हैं डिजिटल यूनिवर्सिटी से, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का देखना चाहते हैं अपडेट, तो आपको देखना होगा कि वो वेबसाइट ना इतनी बड़ी खुलती थी और आपको साइड कर करके उसको देखना पड़ता था, क्योंकि वो एक बार में ना पूरे मोबाइल पर आता ही नहीं था। वो चीज़, उसके साथ इश्यूज थे, वो इश्यूज उनके साथ चल सकता है, बट
आपके बिजनेस का नहीं चल रहा, क्योंकि वहां पर न चाहते हुए यूजर को आना पड़ता है, क्योंकि वो उसकी नीड है, वो कंपल्सरी है। वहां उसे पता है कि अगर अगर बच्चा नहीं आया मेरी वेबसाइट पर तो उसका नुकसान है, गवर्नमेंट का नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है। वहां पर ज्यादा नीड कस्टमर की है, ठीक है। इसीलिए वहां पर वो चीज़ चल जाती है। बट आप जहाँ पर चीज़ें बेच रहे हैं, जहाँ पर रिक्वायरमेंट बना रहे हो कस्टमर के आगे कि भैया आप मुझसे खरीदो, वो बेकार बेच रहा है, वो शूज़ बेकार बेच रहा है, आप मुझसे खरीदो, या मैं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देता हूँ उसकी क्वालिटी से, या मैं उससे कम प्राइस में देता हूँ वो महंगे में बेचता है, तो यहाँ पर आपको कस्टमर लीड बना रहे हो आप अपने कस्टमर को कि नहीं मैं बेस्ट हूँ इसलिए मेरे पास आओ। तो उस केस में अगर आपका यूजर इंटरफेस मोबाइल का और उससे वो फ्रेंडली नहीं हुआ, मतलब वेबसाइट मोबाइल पे ओपन होने में बहुत प्रॉब्लम कर रही है, या वेबसाइट ओपन होती है तो वो इतनी बड़ी ओपन हो रही है वेबसाइट मोबाइल के ऊपर कि उसको स्क्रॉल डाउन करके देखना पड़ रहा है, तो यूज़र वैसे ही भाग जाएगा। ऑब्वियस आपको एक एग्जांपल देता हूँ चीज़ को रिलेटेड कि वेबसाइट पर कोई बंदा, वो यूज़र क्यों नहीं रुकेगा। जब आप कभी ट्रैफिक फंसते हैं तो कई बार हम रेड लाइट जंप कर देते हैं उसके चलते, तो वहाँ पर तो आपको 20 सेकंड या 50 सेकंड या 30 सेकंड ही वेट करना होता है, बट हम उसमें भी परेशान हो जाते हैं। तो वैसे ही सोचिए कि आपके पास अगर यूज़र आपकी वेबसाइट पर आ रहा है और उसे 30 सेकंड या 20 सेकंड वेट करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो बैक चला जाएगा और आपके पेज का बाउंस रेट बढ़ जाएगा। बाउंस रेट भी एक एसईओ का एक पार्ट है, वो भी मैं आपको जब मैं एसईओ से रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कहीं पे क्लियर कर दूंगा कि ये होता क्या है। और अगर आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको इस नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप उसके बारे में भी अच्छी तरह जानकारी देख पाओगे, क्योंकि मैं आपको जो भी बताऊंगा उसके साथ एक एग्जांपल ज़रूर बताऊंगा ताकि आपको हर चीज़ समझने में ईजी हो। क्योंकि अगर आप नहीं समझते हैं उस चीज़ को तो मुझे मेरी इस वीडियो को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आता है रैंक ब्रेन। रैंक ब्रेन भी एक एल्गोरिदम है जो कि मशीन लर्निंग से रिलेटेड है। आज के टाइम पर हर चीज़ मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग का मतलब होता है कि एक मशीन, मान लीजिए आपने अपने घर में लगा दिया, मानिए फ्रिज है एक, ठीक है। फ्रिज, अब फ्रिज को आपने ना बहुत सारे प्रोसेसर्स दे दिए, बहुत सारा हार्ड डिस्क दे दिया, बहुत सारा स्पेस दे दिया, बहुत तेज इंटरनेट सर्विस दे दिया, उससे कहा कि जितनी बार भी एक यूज़र आके ना क्या कहते हैं फ्रिज खोल रहा है ना, उसकी गतिविधियां नोट करो, मतलब वो कैसे वर्क कर रहा है, उसने क्या निकाला, उसने क्या खाया, हर चीज़ नोट करके मुझे देते रहो, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करेगा कि वो डेटा वो स्टोर कर लेगा अपने पास। मान लीजिए 10 यूजर्स ने गेट खोला और हर कोई आइसक्रीम ही निकाल रहा है, ठीक है। तो 11वीं बार जब डेटा अपडेट होकर वापस आएगा यहाँ पर, तो ऑब्वियस है आपको इसके अंदर आइसक्रीम ही मिलेगी फ्रिज के अंदर, राइट। क्योंकि उस मशीन ने लर्न कर लिया है कि ये सिर्फ आइसक्रीम खाते हैं यहाँ के लोग। तो उसी तरह बात एक है, अभी जो मई में एक अपडेट आया था, कोर अपडेट है, ये खास बड़ा अपडेट नहीं है, बट इसका भी नाम काफ़ी उस टाइम पर काफ़ी चर्चा में आ गया था, क्योंकि उस टाइम पर कोरोना टाइम था और कोई नहीं चाहता था कि उसकी रैंकिंग उस टाइम गिरे, क्योंकि वैसे ही बहुत प्रॉब्लम कर रही थी और गूगल ने उसी टाइम में लॉन्च कर दिया था, उससे ना बहुत इफेक्ट पड़ा था मार्केट, क्योंकि वैसे ही मार्केट गिरा हुआ था। तो जो गिरा हुआ था बिजनेस, वो नहीं चाहते थे कि यार मेरा और गिर जाए, क्योंकि अगर रहेंगी तो मेरा बिजनेस और गिर जाएगा। तो उस टाइम ये आया था। ये एक कहते हैं एक रूल आउट पॉलिसी है जो आपको, अगर आप इसका करना तो गूगल की साइट सर्च इंजन पर या मोज उसकी क्या गाइडलाइंस है, ठीक है। इसमें बेसिकली वैसे अगर मैं आपको बता देता हूँ रिव्यू के हिसाब से, आपको एक रोल आउट प्रोवाइड करता है कि कंपटीटर्स के अंदर कि आप है जो कहता है अपने वेबसाइट के अंदर जो भी इम्प्लीमेंट किया है कि कुछ के अंदर उसे जो जल्दी जल्दी अपडेट करता रहेगा उसको रैंकिंग मिलती है। ये जो वो बताएगा, मतलब आज हम ऑब्वियस है उसको वो तो ये जो ऑप्शन है इसके हिसाब से जो भी हम चीज़ वर्क करते हैं, जब हम कुछ सर्च करते हैं तो एक अलग रिजल्ट भी साथ में शो होता है। मतलब आपका फर्स्ट रैंकिंग पे कोई और रिजल्ट है और वहाँ पर कोई और रिजल्ट है, ठीक है, क्योंकि उस पर क्लिक्स ज़्यादा थे या फिर उसका ना उसके पास बैकलिंक्स ज़्यादा है, ठीक है। तो गूगल ने इस चीज़ को हटा ही दिया, उसने कहा नहीं, जो फर्स्ट रैंक पर रैंक करेगा ना हम उसी को उस स्नाइपिट में भी डालेंगे। अब वहाँ पर अलग रिजल्ट दिखा रहे हैं और वहाँ पर रिजल्ट दिखा रहे हैं, ये चीज़ खत्म कर देंगे। क्योंकि ऐसे में क्या होता था कि
यूज़र जो स्नैपेट वाला ऑप्शन है उस पर ज़्यादा क्लिक कर देता था, क्योंकि ऑब्वियस मैं भी ये चीज़ करूँगा, आप भी ये चीज़ करेंगे कि जो स्नैपेट में जो बड़ा दिख रहा है उस पर पढ़ लिया, उसी पे क्लिक कर दिया। इस चीज़ में ना प्रॉब्लम होने लग गई थी लोगों को, क्योंकि जो इतनी मेहनत करके फर्स्ट रैंक पे बैठा हुआ था उसको कुछ भेट्स ही नहीं मिल रहे थे, और जिसने फालतू के लिंक्स क्रिएट करके उस पर क्लिक्स ला दिए थे उसको स्नैपेट में डाल दिया गया था और उसे रैंकिंग दे दी गई थी। तो उससे ना बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो अब उससे रिलेटेड एक पूरा आ गया कि जो ऑर्गेनिक लिस्टिंग है उसे ही पूरे एंटायर पेज पर दिखाया जाएगा। एंटायर पेज मतलब फर्स्ट रैंक और इधर की तरफ जो आपका डुप्लीकेशन स्नाइपेट जो स्नाइपेट होता है उसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, आपको एक एग्जांपल मैंने दिखा दिया था, ये वो एग्जांपल है। इससे आप समझ सकते हैं कि मैं क्या ये किस के रिगार्डिंग है। ठीक है, अब उसके बाद एक और अपडेट आया था जनवरी में, वो एक कोर अपडेट था, उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा था हमारे मतलब रैंकिंग सिस्टम को। उसके बाद एक अपडेट आता है बर्ट अपडेट। बर्ट अपडेट बहुत बड़ा अपडेट है गूगल के हिसाब से, और बहुत दिन के बाद लाया गया था। मतलब मानिए 10 से 12 साल बाद ये अपडेट गूगल ने दिया था एक, और वो इतना बड़ा अपडेट था कि उस टाइम लगभग सारी की सारी रैंकिंग्स गिर गई थी। ऑल टोटल रैंकिंग्स गिर गई थी जितनी भी थी जो वर्क कर रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे गूगल के बर्ट अपडेट के बारे में। तो मैं इसमें आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि गूगल का जो बर्ट अपडेट है वो अभी अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ साल पहले ही लॉन्च हुआ है, जो कि सबसे लास्ट गूगल का मतलब क्या कहते हैं, एक साल पहले लॉन्च हुआ, और गूगल का सबसे लास्ट सबसे बड़ा अब तक का अपडेट है। मतलब पिछले 10 साल में सबसे बड़ा अपडेट अब तक का बर्ट ही अपडेट रहा है। ठीक है, जिसके कारण कई सारी साइट्स का ना ट्रैफिक 50% तक कम हो गया है, और 300% तक दूसरा बढ़ भी गया है अगर आपने सही वर्क किया है तो। ठीक है, तो क्या है गूगल वर्ड अपडेट, इसके कारण ना जो आपका साइट की ट्रैफिक पर इतना परिवर्तन मिला है, इतना जो डिफरेंस मिला है, अनुभव मिला होगा, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में वर्क करते हो, अगर आप इसमें कुछ साल से वर्क कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा इन जो चेंजेस मैं बताने वाला हूँ ये आपने ज़रूर महसूस किए होंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ गूगल की जो एल्गोरिदम है, जो गूगल जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए एक ओपन सोर्स न्यूरल नेटवर्किंग पर आधारित है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्किंग पूरा ओपन सोर्स है, जो जिसके लिए कुछ मतलब आपका कोई मतलब कोई ब्लॉकिंग नहीं है इस क्या कहते हैं एल्गोरिदम के थ्रू में। तो इस तकनीक का उपयोग प्रश्न उत्तर देने वाली सुविधा को मतलब जो जो क्वेश्चन आंसर होता है ना, उससे जो सुविधा मिलती है, जो उससे जो आंसर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने का जो आंसर है उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती है, उससे रिलेटेड जो भी वर्क करते हैं हम, उनको ये ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मतलब इसने प्रोवाइड किया है। ये ज़रूरी नहीं कि कोई भी यूज़र सर्च इंजन पर एक पूरे वाक्य को खोजे। ज़्यादातर यूज़र तरह तरह के शब्दों को डालकर अपने प्रश्नों को पूछते हैं। ठीक है, अब इस तरह के शब्दों को मिलाकर गूगल यूज़र को कुछ पूछे गए सवाल को खुद ही समझ जाता है। ठीक है, और इस सवाल के मुताबिक यूज़र को उसका मनचाहा रिजल्ट देता है। गूगल जब इस तरह से बहुत ही शानदार तरीके से अपने यूज़र को उत्तर देता है, फिर भी बर्ट एल्गोरिदम को लॉन्च किया। ठीक है, तो अब आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो अब ये चीज़ तो पहले से ऑप्शन में थी, अब फिर से ज़बरदस्ती क्यों देता है। ठीक है, आपको भी ये बात लग रही होगी। भले गूगल द्वारा बहुत ही शानदार एल्गोरिदम पहले से लॉन्च जा चुकी है, जब जब भी कोई यूज़र बहुत ही कॉम्प्लिकेट सर्च इंजन करता है ना, तो उसे बहुत इंक्वायरीज गूगल पर प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, इस कारण गूगल अपनी अब तक के एल्गोरिदम को संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने सर्च इंजन को एक अधिक इम्प्रूव करने की कोशिश की, और उससे ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए गूगल ने एक नए एल्गोरिदम को लॉन्च किया, जिसे गूगल बर्ड अपडेट कहते हैं। ठीक है, सर्च इंजन में जो बदलाव हुए हैं ये केवल सॉफ्टवेयर में नहीं गए, ये पूरी तरह बदलाव नए हार्डवेयर के रूप में किया गया है। ठीक है, तो मतलब जो पहले अब अपडेट्स आते थे ना, सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट होता था, लेकिन अब पूरा का पूरा हार्डवेयर ही चेंज कर दिया उन्होंने इस अपडेट को लेके जाते हुए। तो क्या है मतलब ये आपका क्लाउड टीपीयू का जो मतलब जो हार्डवेयर है, जो सर्च एल्गोरिदम के अंदर है, उसके अंदर जो वर्क करता है वो क्लाउड टीपीयू बोलते हैं उसको। तो पहली बार क्लाउड टीपीयू का इस्तेमाल हार्डवेयर एडवांसमेंट के रूप में किया गया है। क्लाउड टीपीयू गूगल के अन्य प्रोडक्ट जैसे ट्रांसलेटर, फोटो सर्च असिस्टेंट एंड जीमेल ये सुविधाओं को शक्ति देता है। ठीक है, मतलब उसको पावरफुल बनाता है। यह क्लाउड डीओपी जो सर्च इंजन के साथ जोड़कर यूज़र के द्वारा पूछे गए सवाल को सही तरीके से सही जवाब देने में सर्च इंजन की मदद करता है। ठीक है,
जो गूगल अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या गूगल का बर्ड का जो स्प्रिंटिंग है इस पर असर पड़ेगा। तो इसका असर बर्ड इसलिए जांच किया गया है, मतलब लॉन्च इसलिए किया गया है ताकि यूज़र को कैरी करना चाहता है, मतलब वो यूज़र को आगे तक लेके जाना चाहता है, उसके मुताबिक सही उत्तर अगर दे सकेगा तभी अगली बार यूज़र आएगा, ठीक है। तो एल्गोरिदम का फ़र्क स्क्रिप्ट्स पर नहीं देखा जाएगा। स्क्रिप्ट्स को वो सेक्शन होता है जब हम क्वेरी करते हैं तो गूगल द्वारा हमारे सामने एक आसार सा थोड़ा सा भाग दिखाया जाता है, जिसे देखकर लोग उस पर आर्टिकल पर क्लिक करते हैं। जिस प्रकार स्क्रिप्टिंग का बहुत बड़ा रोल माना जाता था, ठीक है। तो बर्ड एल्गोरिदम का असर इस स्क्रिप्टिंग लेसन पर भी देखने को मिलेगा। मुख्यतः बर्ड का असर स्टेटस स्टेटस वाली क्वेरी पर देखा जाएगा, ठीक है। नए एल्गोरिदम के मुताबिक बर्ड अब प्रोजेक्ट जैसे प्रोपोजिशन जैसे शब्दों का को भी समझ सकेगा। अब तक प्रोपोजिशन जैसे शब्द को नहीं समझ पाता था, तो ये सब जो कि दो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है, उन शब्दों को के अर्थ को बर्ड एल्गोरिदम समझ सकता है, और इसी अनुसार वह वो पूछे वाले सवाल जो पूछा गया सवाल उसके सही से सही जवाब देने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्या बर्ड एल्गोरिदम के मुताबिक हमें एसईओ स्ट्रेटेजीज में परिवर्तन करना चाहिए? बर्ड की एल्गोरिदम के मुताबिक केवल यूज़र को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ठीक है। तो इस एल्गोरिदम का कतई मतलब नहीं है कि आप किसी तरह की साइट को दंडित किया जाएगा, मतलब साइट को वही आपका बैन या पेनलाइज किया जाएगा। इसलिए यह एल्गोरिदम के मुताबिक किसी भी साइट के ओनर को अपने एसईओ स्ट्रेटेजी में अधिक परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसे ध्यान रखना है कि अपने टॉपिक्स का जो क्या कहते हैं वितरण है, जो विस्तृत जानकारी है, और उससे अच्छे तरीके से देने की आवश्यकता है, और प्रयास आगे से और ज़्यादा विस्तृत में बहुत बड़े बड़ी भाषा में पूरे विस्तार से समझाने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन है कि गूगल की जो बर्ड अपडेट है ना, ये जो सब, क्योंकि मैं गूगल बर्ड के अपडेट के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह अपडेट जो है ना वो सबसे बड़ा अपडेट है गूगल का पिछले 10 सालों में, जिससे जो क्वेरीज है ना, जो क्वेरीज है वो इतनी बेस्ट हो जाएगी, हो मतलब 2019 में आया तो अभी तो टाइम लगेगा पूरे तरह इफेक्ट करने में। एक साथ इफेक्ट नहीं करता है सभी सभी कंट्रीज़ को, क्योंकि कुछ कंट्रीज डेवलपमेंट में है, कुछ अंडर डेवलपमेंट में है। तो हर ज़रूरी नहीं है कि हर देश जो है वो उस टेक्नोलॉजी को मतलब कैप्चर करने के लिए तैयार हो या उसको हैंडल कर सके। इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि गूगल अगर कोई अपडेट लाता है तो वो वर्ल्ड वाइड तुरंत दे दे, ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड मिलने लग जाए। वो कई बार वो ये भी करता है कि ना कुछ देश की ना सूची तैयार कर लेता है कि ये कंट्रीज इस एल्गोरिदम को झेल पाएंगे, इस एल्गोरिदम के बल पर वर्क कर पाएंगे, क्योंकि ये कंट्रीज के पास इतना पैसा है कि इस टेक्नोलॉजी को ये इजी कर सकते हैं। तो इंडिया उनमें से एक है, क्योंकि इंडिया अब जो भी है वो एक अर्थव्यवस्था के रूप में बड़ा है, और दूसरी बात यहाँ टेक्नोलॉजी उतनी भी लो नहीं है जितनी आपको घाना जैसे देश में मिल जाएगी, क्योंकि घाना साउथ अफ्रीका का एक छोटा सा स्टेट है। तो घाना में अब जाएंगे तो आपको बहुत कम टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, तो ये इतना भी अंडर डेवलप नहीं है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे देश हैं जो इससे इंडिया से भी नीचे अभी काफ़ी हैं, जैसे नेपाल है, ठीक है। इंडिया के कई सारे देश हैं, जैसे बांग्लादेश है, आपके आसपास के देश हैं जो इंडिया के, जैसे बांग्लादेश है आपका, नेपाल है आपका, क्या कहते हैं ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप है। ये सब जगह जो है ना, ये सब इतने तेज नहीं हुए क्योंकि एक तो ये लोग एक टापू है, ठीक है। लेकिन दूसरा इनके पास अभी इतनी विकसित होने की जरूरत वो नहीं बन रही। वियतनाम है आपका, ठीक है। सिंगापुर तो बेस्ट है, ठीक है, सब नंबर 1 पे आता है हर चीज़ में, चाहे वो अपने पासपोर्ट को लेकर बोलें, क्योंकि अगर आपका जैसे सिंगापुर का पासवर्ड है तो आप वर्ल्ड के किसी भी शहर में किसी भी देश में जा सकते हैं, और वो भी बिना वीज़ा के। तो उसी टाइप सी चीज़ है कि हमारा देश भले ही सिंगापुर इतना तेज़ नहीं है, बट काफ़ी टेक्नोलॉजी में आ गया। तो हमारा देश अभी जब गूगल ने लॉन्च किया था तो इंडिया में भी उस चीज़ को लॉन्च किया था, वो भी फुल कैपेसिटी के साथ, ठीक है। तो अब इसमें जो इसके जो फ़ायदे नुकसान है मैं वो बताता हूँ कि हर एल्गोरिदम के ना कुछ अच्छे बुरे दोनों तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। एक तरफ ये एल्गोरिदम यूज़र के लिए अच्छे परिणामों को लेकर आएगा, वहीं एल्गोरिदम के लिए जो फीचर गूगल द्वारा तय किए गए ना उसके अनुसार एल्गोरिदम कीवर्ड डेंसिटी जो होती है वाले आर्टिकल को चुनते हुए यूज़र की क्वेरी को पूरी तरह समझकर उसे सवाल के अनुसार उसे उत्तर प्रोवाइड कराएगी, जिसके लिए इस एल्गोरिदम को कैरी एवं आर्टिकल की लैंग्वेज को
पूरी तरह समझना पड़ेगा, जो कि एक लैंग्वेज एक चैलेंज के रूप में देखा जा सकता है। साथ ही ये एल्गोरिदम का असर 10% सर्च क्वेरी पर पड़ेगा, जो कि बहुत अधिक माना जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 10% आप अपने एक मानिए आप 100 में से 10 नहीं कर रहे, आप अरबों में से 10 कर रहे हैं, तो उसका अरबों में से करोड़ों का फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अरबों क्वेरीज हो रही हैं दिन की अरबों क्वेरीज में से करोड़ों क्वेरीज नीचे जा रही हैं, क्योंकि गूगल अब वो छोटे छोटे वर्ड्स को मैच करके नहीं देखेगा, वो देखेगा कि इससे रिलेटेड, मानिए आपने सर्च किया एक मोबाइल फ़ोन के बारे में, तो वो एक ऐसा आर्टिकल चूज करेगा जिसमें ना हकीकत में उसके बारे में सब लिखा हुआ हो, उसकी जो है क्या कहते हैं डेंसिटी है वो देखेगा, कीवर्ड डेंसिटी कैसी है उसकी, तो उसके हिसाब से आंसर देगा। तो यहाँ पर जो वर्क करना होगा वो पहले से थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, जो मतलब एसईओ वाले हैं, जो डिजिटल मार्केट, उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और यूज़र इससे बहुत ईजिली वर्क मतलब फ़ायदा ले सकता है। तो अब मैं आपको लेंगे कि मेरे को बर्ट अपडेट से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो बर्ट अपडेट मतलब बर्ट अपडेट में रैंकिंग ना गिरे या फिर हमारी सर्च क्वेरीज पे डिफेक्ट ना पड़े, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए जैसा कि हम सभी को समझ आ गया है, तो मैंने कहा कि अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए गूगल जो ऑनर्स हैं, जो मतलब साइट जो उस किसी वेबसाइट्स को चला रहे हैं, उनके लिए आप क्या मतलब गाइडलाइंस आप मेरे हिसाब से होनी चाहिए या उनको यूज़ करनी चाहिए। सो अगर मेरे हिसाब से आप देखें तो सबसे पहले, जैसा कि हम सबको समझ आ गया है, गूगल अब पूछे जाने वाले प्रश्नों को अधिक और अधिक बेहतर तरीके से समझकर उसे जवाब देने की कोशिश करेगा, और ऐसा ही होने वाला है। तो इस प्रकार गूगल अब वाक्यों को समझकर उसका उत्तर दे देगा। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी साइट को अच्छी तरह से आर्टिकल लिखें, उसके टॉपिक के बारे में विस्तृत जानकारी दें। ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मतलब हाउ वाले वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं आप स्टार्टिंग में, हाउ, व्हाट, वाई, ये सब वर्ड जो होते हैं सब ज़्यादा जल्दी नज़र में आते हैं, ज़्यादा क्वेरीज में रहते हैं। दूसरी बात, वर्ड जो जो कीवर्ड जो आपका कीवर्ड डेंसिटी या फिर आप कीवर्ड की लेंथ बोलते हैं, वो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड पर यूज़ करेंगे तो इस चीज़ से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, साथ ही आर्टिकल की लंबाई के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि लंबे आर्टिकल ही गूगल प्रीफर करेगा, जो आंसर बेस्ट होगा वो दिखाएगा। पहले चलता था ना कि बहुत बड़ा आर्टिकल लिख दिया हमने, 10,000 वर्ड, 2,000 वर्ड, 3,000 वर्ड के आर्टिकल्स डाल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। उससे भले हमें क्या कहते हैं आपकी ब्लैक लिंक्स वगैरह में वो वेल हेल्प कर देगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बंदे ज़्यादा पढ़ने आएंगे, लेकिन गूगल अब रिजल्ट जो क्वेरीज वाला ऑप्शन है ना, जो ये बर्ड अपडेट से रिलेटेड, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में कंटेंट लिखने की ज़रूरत है। बहुत सारे वर्ड कंटेंट, बहुत सारे ज़रूर लिखें, मतलब एक 100 वर्ड के आप 20 कंटेंट लिखें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप एक ही की ब्लॉग या एक ही आर्टिकल लिख रहे हैं वो 1,000 वर्ड का हो, ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ आप इसमें आप बच सकते हो। तो वही बात, मेहनत वही हो गई, जहाँ आपको पहले क्या कहते हैं ज़्यादा लिखना पड़ रहा था, वहाँ आपको लिखना कम पड़ रहा है। लेकिन अभी आपको कीवर्ड रिसर्च में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो कीवर्ड को लॉन्ग टर्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो कीवर्ड रिसर्च में भी होना चाहिए पहले से, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड ईजिली पहले से सर्च में नहीं होते हैं, उससे रिलेटेड सर्च में होते हैं, तो आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये क्या कहते हैं, अब से अगर देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट 50-50 ही पड़ा है जिन और यूज़र्स के लिए, लेकिन ये ज़्यादा फ्रेंडली हो गया है। तो ये थे अब तक के गूगल के अपडेट। अगर आपको मैं आपको साथ साथ यही बता देता हूँ कि ये कौन कौन से लैंग्वेजेस में आए हैं, मतलब कौन से लैंग्वेजेस हैं जिसमें ये वर्क करेंगे। तो पहला आपको इस लिस्ट में है कोरियन, फिर है कर्डिश, फिर है क्राइग्स, लियो, लेथिवियन, लुथियन, मले जो कि इंडिया में चलती है, मलयालम, मैथिलीस, मराठी, मंगोलियन, नेपाली, नॉर्वेगियन, पंजाबी, पोर्चुगीज़, रशियन, तमिल, तेलुगु, उज़्बेक, टर्किश, इंडोनेशियन, स्वीडिश, इटालियन और बहुत सारी। ठीक है, तो ये कुछ लैंग्वेज थे जो इनके अंदर आते हैं। उसके अलावा कुछ कोड अपडेट्स और हैं जिनके बारे में मुझे नहीं लगता कि आप मतलब मुझे क्या नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये कोर अपडेट्स होते हैं जो इंटरनली कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। सो मेरे हिसाब से जब भी आप अपना एसईओ करें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डू फॉलो लेने की कोशिश करें। ठीक है, और डू फॉलो अगर आपको मिलता है तो आपकी रैंकिंग नो फॉलो के मुकाबले जल्दी बढ़ती है, एज ये तो आपको भी पता होगा। ठीक है, तो इस चीज़ में, लेकिन दूसरी बात ये कि अगर आप एससीओ का प्रोजेक्ट करते हैं तो प्लीज़ अपने क्या कहते हैं जो नए मतलब मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आता है, तो मैंने ये मुझसे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि यार क्या कहते हैं हमारा क्लाइंट रुक नहीं रहा,
ठीक है, हमारे क्लाइंट में प्रॉब्लम आ रही, क्लाइंट छोड़ के चले जाते हैं हमें, ठीक है। तो वहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब भी आप ना एसईओ का प्रोजेक्ट लें, वहाँ फेक प्रॉमिस ना करें कि हम आपको 2 महीने में, 1 महीने में रिजल्ट दे देंगे, रैंकिंग दे देंगे। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि 6 मंथ से लेकर 8 मंथ्स का टाइम लग जाता है एक नॉर्मल की नई वेबसाइट पर वर्क करने पे, क्योंकि आपको वो कीवर्ड्स टारगेट करने होते हैं। मतलब आपके जो आपका क्लाइंट बताएगा वो आपको ऊपर मतलब बड़े कीवर्ड बताएगा, बड़े इन केस की जिनकी सर्च क्वेरीज और क्या कहते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको टाइम लगता है। आप दूसरे उससे रिलेटेड कीवर्ड्स पे जरूर सर्च कर रैंक कर जाओगे, लेकिन उससे सिर्फ वही वाली बात है कि आप अपने यूज़र को धोखा दोगे, आप अपने क्लाइंट को धोखा दोगे। वो थोड़े दिन में वो देखेगा, उसको कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं, वो आपको छोड़ देगा, और इन फ्यूचर फिर किसी और के पास वो क्लाइंट जाता है ना, तो वो उससे भी चिढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो उसको भरोसा नहीं रह जाता, क्योंकि वो पहले पास्ट में धोखा खा चुका है। और आजकल की लगभग 50% कंपनी यही कर रही है। वो सिर्फ लोग अपने क्लाइंट से पैसा मांग रही है, पैसा दिया, फेक लिंक्स दिखा दिए, फेक रैंकिंग दिखा दी, और उसके बाद बात ख़त्म। क्लाइंट के पास पैसा नहीं आ रहा, क्लाइंट क्यों देगा आपको पैसा जब उसके पास कुछ अर्निंग ही नहीं आ रही है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप दिन का सिर्फ 5 से 10 ही लिंक क्रिएट करें। आप दिन में 5 करें, 5 डू फॉलो करें, बट और टाइम ले, टाइम आप क्लाइंट को बोल के चलें कि सर मैं 6 मंथ से पहले गारंटी नहीं लेता, ठीक है। अगर आपको कहीं और वर्क मिल रहा है तो आप कहीं और वर्क करवाइए बाहर, क्योंकि क्या कहते हैं, अगर आप इससे ना मार्केट में जो वो होता है क्वालिटी वर्क, वो ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। ऐसे में कंपनी, ये लोग ना बड़ी कंपनीज की तरफ भागते हैं। जो जो नॉर्मल क्लाइंट्स है उसको ज़्यादा पैसा वो पे करना चाहता है, लेकिन वो फिर बड़ी कंपनी की तरफ भागता है। जो छोटे हम नए फ्रीलांसर्स हैं, नए वर्क कर रहे हैं, जो नया इस फील्ड में आए हैं ना, उसको इस चीज़ से फ़ायदा नहीं होता है। इस चीज़ में वो लोग, फिर वही वाली बात हो जाती है कि हम कम में वर्क कर देंगे, हम कम पैसे में कर देंगे, और जहाँ बात आ गई कम पैसों की, तो ऑब्वियस है आपका मन खत्म हो जाता है काम करने का, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक कार बनानी है, लेकिन मैं आपको 5 ही हज़ार रुपये दूंगा, तो ऑब्वियस है वहाँ पर आपका उतना मन नहीं करेगा जितना आप एक अमेरिका जाके बोलोगे कि मैं तुम्हें ना 50 हज़ार रुपये दूंगा 1 घंटे के काम के। तो ऑब्वियस है बंदा वहाँ ज़्यादा खुश होके ज़्यादा मेहनत से काम करता है, ठीक है। तो कंपटीशन बढ़ाने से ये चीज़, पहली बात ये हो जाती है कि काम अच्छा ना करने से, कि वो क्लाइंट हमेशा के लिए नाराज़ हो गया मार्केट से, अब वो दूसरे के पास जाएगा तो ज़्यादा क्वेरीज क्या कहते हैं रीज करेगा उसके आगे, ठीक है, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेगा और रेट कम देगा। वो बोलेगा कि हाँ, आप हमें रिजल्ट दे दो, फिर हम पैसे बढ़ा देंगे आपका, ठीक है। अब उसके बाद वो बंदा परेशान, कि वो रेट कम दे रहा है, तो वो भी काम फिर से बुरी तरह करेगा, वो काम फिर से अच्छा नहीं करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप क्लाइंट से 8 महीने तक का टाइम ले लें और उनसे बोल दें कि सर हम 6 महीने तक की गारंटी लेते हैं कि 6 महीने बाद हमको रैंकिंग कैसे भी करके ला के दे देंगे। लेकिन अगर आप बीच में ये अगर बॉन्ड तोड़ देते हो, अगर आप 6 महीने से पहले बोलते हो कि मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो हम इसकी गारंटी नहीं लेते। आप ये चीज़ बोल के चलिए, क्लाइंट्स गारंटीड आपके पास रहेंगे, क्योंकि क्लाइंट्स झूठ बोलने पे नहीं चलता, क्लाइंट सच बोलने पे ही आएगा। आप सच 2 बार बोले, तीसरी बार बोले, क्योंकि उससे आपको भी ना एक इजीनेस रहेगी वर्क में, कि आपको दिन का सिर्फ 2 घंटे, 3 घंटे, 5 4 घंटे ही देना पड़ेगा उस वेबसाइट के ऊपर। 2 घंटे में भी उतना काम हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है पूरे दिन आप वेबसाइट एसक्यू कर ही रहे हो बैठ के उससे कोई रैंकिंग आ जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। आज के टाइम पे तो खास कर नहीं, ये 2 साल पहले, 3 साल पहले चलता था, जो कि सॉफ्टवेयर कंपनियां करती भी हैं। वो अपने पास 15 15 बंदों को बिठा के रखती हैं, और पूरी टीम पूरे दिन एक ही वेबसाइट पे एसईओ कर रही है, ठीक है। तो उनका तो प्रोडक्ट है ऑनलाइन, वो सेल हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे चल जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ रैंकिंग चाहिए, रैंकिंग के हिसाब से है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं ये वर्क नहीं करता। अगर आपको कोई क्लाइंट आपको आके कहता है कि मेरे पास ये 20 कीवर्ड्स हैं, वो 20 कीवर्ड आपको दिखाता है, और आप बोलते हो कि ठीक है सर, मैं आपको 2 महीने में ला के रैंकिंग दे दूंगा, यार वो रैंकिंग मत दो उन्हें। उससे उनकी तो वेबसाइट पहले लैस हो जाएगी, या फिर वो 2 महीने बाद वो क्या कहते हैं परेशान हो जाएंगे अपने पैसे देने से, और मार्केट ख़राब करोगे आप, ठीक है। तो अब मेरी बात तो वैसे काफ़ी लोग नहीं समझने वाले, मैं जानता हूँ, उनको लग रहा होगा कि मैं गलत ही बोल रहा हूँ, बट अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रख के मेरी बात को थोड़ा भी समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं मार्केट के लिए क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो है सबसे ज़्यादा इंडिया में ही करवाई जाती है, विदेश के भी सारे क्लाइंट्स इंडिया ही आते हैं, क्योंकि फ़ॉरेन में जो रेट है, जो वेज है, वेज मतलब भत्ता, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ $20 पर आवर्स मिनिमम वेज है, और इंडिया में 92 रुपीज़ है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ का वेज ज़्यादा है और यहाँ का वेज कम है, तो यहाँ पर लोग आते हैं, बट यहाँ पर आगे लोग लूटना स्टार्ट करते हैं, इसलिए इंडिया के ऊपर से ना लोगों का भरोसा खत्म हो जाता है, ठीक है। और एक तरफ हमारे क्या कहते हैं सुंदर पिचाई सर हैं, जो गूगल ने जिन्होंने गूगल को इतना ऊपर कर दिया, तो वो दोनों मैच नहीं करते कहीं पे भी, ठीक है। तो
पैसा ज़्यादा आप ज़्यादा मत मांगो, आप एक वाजिब अमाउंट मांगो, लेकिन टाइम मांगो और बोलो कि मैं इतने रुपए लगातार इतने मंथ के लिए लूंगा, उसके बाद आपको मैं एक रैंकिंग की गारंटी लेता हूँ। भले ही उसके बाद अगर मेरी 6 महीने में रैंकिंग ना आए, मैं आपको 2 महीने एक्स्ट्रा काम करके देता हूँ उसके लिए, ठीक है। बट ये 2 महीने वाला जो घोटाला स्कैम है, ये मत करो क्लाइंट्स के सामने। तो यार आज के लिए बस इतना, चलते हैं अब अगली स्टूडियो में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको ना एससीओ के ऑन पेज और ऑफ पेज के बारे में बताऊंगा, बैकलिंक्स के बारे में बताऊंगा, और बैकलिंक्स कितने टाइप्स की होती हैं और एससीओ कितने टाइप्स के होते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो मेरी वीडियो को लाइक्स करना ना भूलें, और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है सांडिलिया डीजी मार्केटिंग, और लिंक्डइन पर भी मेरी आईडी है सांडिलिया डीजी मार्केटिंग, और मेरी फेसबुक पर भी मेरी आईडी है सांडिलिया डीजी मार्केटिंग। तो आप चाहे तो किसी बार पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा सोशल मीडिया पेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है रिगार्डिंग टू डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी, तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।